हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट लॉ भी देख लिया था और सेकंड लॉ भी देखा था हमने। सेकंड लॉ निकल के आया था एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो बेटा, उसके हमने दो केस भी देखे थे। जब मास कांस्टेंट हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बन जाता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यदि पार्टिकल की, तो एफ इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू वी बन जाता है। अब देखो, ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी तुम करोगे उसमें नॉर्मली मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो पार्टिकल के पास मास है वो कांस्टेंट रहता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम जो न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ की फॉर्म देखेंगे वो आएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीट न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ ऐसा नहीं कहता कि फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये तब पॉसिबल है जब मास कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो देखो, ज्यादातर 99% केसेस में मास कांस्टेंट ही रहता है, तो हम उसी को आगे जनरलाइज पढ़ते हैं। तो देखो, F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म में है बेटा। वेक्टर, अब देखो फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैंने कहा तीन डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप will be equal to m into ax I cap ay j cap प्लस az k कैप। यही हो जाएगा। तो यहां से देखो, दोनों यदि इक्वल हैं तो x वाली टर्म मतलब आई कैप के जो कोफिशिएंट है वो भी इक्वल होंगे, जे कैप के भी इक्वल होंगे और के कैप के भी। ये जो लिखा हुआ है एक प्रकार से तीन इक्वेशन लिखी हुई है। यहां से एफ एक्स जो है वो आएगा m इंटू ए एक्स डायरेक्शन में फोर्स, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। एफ वाई जो आएगा वो आएगा एम इंटू ए वाई। ऐसे एफ जेड जो आएगा वो आएगा एम इंटू ए जेड। इसको मैं सब लिख सकता हूं डीपीएक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इसको लिख सकता हूं डी पी वाई बाई डी टी, और इसको लिख सकता हूं डी पी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब मैं इंडिविजुअल अलग अलग डायरेक्शन में बता सकता हूं कि एक पार्टिकल पे एक्स पे फोर्स लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन एक्स में आएगा, वाई पे फोर्स लगेगा तो वाई में आएगा, यदि जेड पे नहीं लग रहा है तो जेड में एक्सेलरेशन नहीं आएगा, जेड में फोर्स लगेगा तो जेड में एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन पूरा पूरा डिपेंड करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा उसके ऊपर, उस डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 6 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और सपोज मैं कहता हूं कि इधर की तरफ लग रहा है 1 न्यूटन। तो देखो, अब इसके लिए मैं क्या क्या कहूंगा कि बेटा एक्स डायरेक्शन में इसको बोल देता हूं और वाई डायरेक्शन इसको बोल देता हूं। तो देखो, फोर्स जो है 5 और -1 4 न्यूटन एक्स में लग रहा है, तो मैं कहूंगा ए एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एम। ए एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एम। तो एफ एक्स हो जाएगा 4 न्यूटन, मास हो जाएगा 1, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही ए वाई आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 1, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए नेट जो आएगा वो आएगा रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। हमें नेट फोर्स लेना है, एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। जैसे मैं कहूं, यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट 2 kg का है। ठीक है, इधर की तरफ चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सपोज 6 न्यूटन।
ये फोर्स लग रहा है। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर सपोज 2 सेकेंड। ये ठीक है, इसको 8 ले लेते हैं। 8 मीटर पर सेकेंड चल रहा है 2 सेकेंड। वेलोसिटी बतानी है 2 सेकेंड के बाद। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, ए एक्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जो कि कांस्टेंट होगी। एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसके पास आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 2 kg मास है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा, जो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस टी लगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए इंटू टी। तो वी वाई कितना आ जाएगा, यू वाई इनिशियल तो वाई में 0 है बेटा, वेलोसिटी नहीं दे रखी, एक्सेलरेशन 3 है टाइम 2 है, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो वी नेट जो आएगा वो रूट ओवर एक्स का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 100, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? इसको नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिया होगा बेटा? तो देखो यहां पे हमने जो काइनेमेटिक्स पढ़ा है वो काम आएगा, न्यूटन्स लॉ में मिक्स हो जाएगा। वो चीजें जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ पे काम आती जाएंगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे क्वेश्चन को, लिखो। ए बस स्टार्ट मूविंग, ए बस स्टार्ट मूविंग down the inclined plane, down the inclined plane with constant acceleration, with constant acceleration। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है डाउन द इंक्लाइन, मतलब पहाड़ी से उतर रही है, ऐसे समझ लो। if it travels 400 meter, if it travels 400 meter in 10 second, it travels 400 meter in 10 second, then find net force acting on the bus, then find net force acting on the bus if its mass is 5 metric ton, 5 metric ton। ठीक है बेटा, 1 मेट्रिक टन जो होता है ना, ये 1000 kg के इक्वल होता है, मतलब 10 क्विंटल के इक्वल होता है। 1 टन जो होता है वो 10 क्विंटल के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब मास जो है इसका 5000 kg है। अब देखो, सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 400 मीटर है 10 सेकेंड में, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर है, ये तो 0 हो गया, ये आ गया हाफ ए निकालना है इंटू टी हो जाएगा 10 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो मैं कहूंगा एफ नेट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो मास आएगा 5000 kg इंटू एक्सेलरेशन आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो न्यूटन बन जाएगा, ठीक बन जाएगा 40,000 न्यूटन, मतलब 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा। तो बेटा ऐसे काइनेमेटिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन करना, देखो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसे मतलब काइनेमेटिक्स के यूज से एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर फोर्स निकाल दिया फिजिकल टर्म में लगा करके। इसमें कोई हमने नई चीज यहाँ पे नहीं की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, देखो कैसे रियल लाइफ में इसका यूज होता है। देखो सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, या फिर एवरेज फोर्स की बात करें तो होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। यही होता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसका सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं जो तुमने सबने यदि फील किया हो तो, जब क्रिकेटर लोग जो होते हैं कोई बॉल को कैच करना होता है, तो देखो बॉल काफी तेजी से आ रही है, लेकिन उसको कैच करना है तो यदि उसको हाथ को यदि फिक्स रखे उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको कैच करने के लिए हाथ को पीछे की तरफ लेके आते हैं, मतलब बॉल आई उसको पकड़ते पकड़ते पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन यदि समझे, देखो बॉल की वेलोसिटी मान लो इनिशियल कुछ v है, सॉरी u है, और फाइनली वो रेस्ट पे आ गई, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज तो u का ही होना है। अब वेलोसिटी में चेंज u का होना है, और यदि हम बात करें मास की तो बॉल का मास तो फिक्स है, मतलब उसका मोमेंटम का जो चेंज है वो फिक्स है। तो मोमेंटम का चेंज m इंटू यू होना है उसका। अब डिपेंड करता है हम कितने टाइम में ये मोमेंटम में चेंज चाहते हैं। यदि हम उसको सडनली रोकेंगे तो वो जो इंपल्स है, वो जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। देखो F इज इक्वल टू होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी तो फिक्स है, डेल्टा टी को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उस टाइम इंटरवल को चेंज कर सकते हैं। टाइम इंटरवल को यदि हम कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और टाइम इंटरवल को बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा। हमें फोर्स घटाना है ताकि चोट ना लगे, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको पीछे तक लेके आते हैं ताकि बॉल को रुकने में काफी टाइम लगे। ये जो टाइम लग रहा है वो डेल्टा टी बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा, तो इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। पहला एप्लीकेशन लिख लेंगे, क्रिकेट प्लेयर्स lowers his hand while catching the ball, lowers his hand while catching the ball, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन देखो, कई बार देखा होगा कराटे मैन जो होते हैं, जो कराटे दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, अचानक से ऐसे चोट देकर के ईंटों का कुछ 2 3 4 ऐसे ईंटें लगाते हैं और उनको तोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है उनके हाथ में जो उससे तोड़ देते हैं और हमसे नहीं टूटती। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल में उसको हाई फोर्स लगाना उसको तोड़ने के लिए, तो वो क्या करेंगे, उस एक फिक्स मोमेंटम से हाथ को लेके आएंगे, और फाइनली जब उससे हिट करेगा तो वो रुकेगा। तो मोमेंटम में चेंज तो फिक्स है, लेकिन हमें फोर्स को हाई करना है तो डेल्टा टी को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। इसीलिए जब वो उसको हिट करते हैं तो बिल्कुल फास्ट हाथ लेके आते हैं और अचानक से उसको हिट करते हैं, तो डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। इसीलिए वो ईंटें आराम से टूट जाती हैं। तो कॉपी में लिखेंगे बेटा, एक कराटे प्लेयर can break a karate player can break a pile of tiles with a single blow of his hand, with a single blow of his hand, एक सिंगल चोट से उसको तोड़ देता है। और देखो एग्जांपल देखते हैं इसके, तुमने कभी यदि हाई जंप वाले टीवी में कोई प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हाई जंप कराते हैं, तो उसमें देखा होगा कि दूसरी तरफ कुछ गद्दा टाइप में लगाया होता है,
वो किस लिए लगाते हैं? क्योंकि जब वो हाई जंप करके वो नीचे गिरेगा, तो यदि उधर गड्ढा नहीं होगा बेटा, तो अचानक से एक रिजिड सरफेस पे गिरेगा, जिससे उसको चोट लग जाएगी। लेकिन वही काम देखो, मोमेंटम में चेंज तो वही होना, वो कुछ वेलोसिटी से गिर रहा है, फाइनली उसको रेस्ट पाना है, कुछ मोमेंटम में चेंज है। उसका टाइम इंटरवल बढ़ाने के लिए वहां पे वो उधर कुछ ऐसे चीजें लगाई जाती हैं जिसमें वो कंप्रेस हो जाए, उससे उसको टाइम ज्यादा मिल जाए। या फिर मिट्टी पे किया जाता है हाई जंप। पहले हम पहले जो करते थे वो मिट्टी पे करते थे, अब तो फिर भी गद्दे वगैरह लगाने लग गए। ये हो गया। और एग्जाम्पल देखो, ये खुद से लिख लेना। और एग्जाम्पल यदि बात करें तो सीट बेल्ट का देख दो। सीट बेल्ट, नॉर्मली सीट बेल्ट इसलिए लगाया जाता है कि यदि अचानक से ब्रेक लगाया जाए तो हम आगे अचानक से ना जाए। उसके लिए वो सीट बेल्ट हमें रोकने का काम भी करता है, साथ साथ वो कुछ फोर्स हमारे पे लगा के रखता है, जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मतलब उस टाइम को बढ़ा देता है। तो उससे हमें अचानक से एक झटका नहीं लगता है। और यदि बात करें तो सस्पेंशन लगाए जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी में सस्पेंशन क्या काम करते हैं? गाड़ी में देखो, जैसे वो एक अचानक से झटका आया, एक चेंज इन मोमेंटम आया, उसके टाइम इंटरवल को बढ़ाने के लिए एक सस्पेंशन लगा दिया जाता है टायर के पास। तो उस फोर्स को खत्म करने के लिए वो टाइम इंटरवल जो है वो ज्यादा लेता है, उस मोमेंटम को बियर करने के लिए टाइम इंटरवल बढ़ा देता है। तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमें कम झटका महसूस होता है। ये इनके एप्लीकेशन है सेकंड लॉ के। सिंपल सी बात है, टाइम को चेंज कर करके, मोमेंटम चेंज फिक्स है, टाइम को चेंज करके फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन हो गए, इसको नोट कर लिया होगा। आगे करते हैं। एक नई चीज डिफाइन यहां पे हम कर रहे हैं, इंपल्स। इंपल्स, यदि इंपल्स को मैं सीधे लैंग्वेज में समझाऊं तो एक प्रकार से समझो कुछ झटका टाइप में। ठीक है, इंपल्स मतलब कुछ ऐसा झटका टाइप में समझो, मतलब सडन चेंज हो जाए मोमेंटम में बहुत बड़ा, मतलब कम टाइम इंटरवल में अचानक से मोमेंटम में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं इंपल्स लग गया, उसको ऑब्जेक्ट पे इंपल्स लग गया। ठीक है, वैसे इंपल्स को डिफाइन किया है फोर्स जो हमने लगाया है और जो टाइम इंटरवल है, उन दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यदि हम एवरेज इंपल्स की बात करें तो ये एफ जो हमने लगाया है इंटू डेल्टा टी, ये इंपल्स है। लेकिन यदि वैसे बात करें, इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखते हैं एफ डेल्टा टी, ये कांस्टेंट है। तो देखो इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, इंपल्स ऐसे है डिफाइंड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। वैक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे, ये है इंपल्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को ऐड कर दिया कुछ इंटरवल के लिए, जितने इंटरवल में वो फोर्स लगा है वो इंपल्स आ जाएगा उसका। अब देखो बेटा, इफ एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि फोर्स कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इंपल्स बन जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी, ये इंपल्स आ जाएगा, फोर्स कॉन्स्टेंट है तो। वैसे देखा जाए तो फोर्स जो होता है वो होता है डीपी बाई डी टी। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको इसमें रख दो, तो इंपल्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपॉन डी टी इंटू डी टी। डी टी कैंसिल हो जाएगा, डीपी का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा बड़ा मोमेंटम में चेंज, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी के इक्वल। इसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये बेटा लिखा जो इंपल्स लिखा हुआ है, इसको मैं देखो ऐसा बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। यदि मैं एक कर्व बनाऊं फोर्स का टाइम के साथ, फोर्स का टाइम के साथ यदि कर्व बनाऊं, तो उसका जो एरिया आएगा वो एफ डी टी का इंटीग्रेशन आएगा। देखो मैंने बताया था किसी भी कर्व का एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स होता है। तो वाई पे मैंने यहां फोर्स रख दिया, एक्स पे यहां मैंने टाइम रख दिया, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ डी टी आ जाएगा। तो ये है एरिया अंडर एफ टी कर्व।
गिव इम्पल्स। यदि एफ टी कर्व दे रखा है उसका एरिया जो है वो इम्पल्स देगा। देखो यहां से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, वो तुम्हें एक एफ टी कर्व दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ इस पार्टिकल पे कितना इम्पल्स लगा है। ठीक है, तो ये इम्पल्स के बारे में बात होगी। ये हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब किसी पार्टिकल पे जो इम्पल्स लगता है वो उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो जब भी तुम्हें कभी इम्पल्स की बात की जाए तो तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करनी है। जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा वो इस पे क्या लग जाएगा, इम्पल्स लग जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले एरिया वाला ले लेते हैं। टाइम सेकंड में है, फोर्स न्यूटन में है। ठीक है, इफ at t equal to 0 particle start with velocity 2 meter per second, then find velocity at t equal to 4 second। ये दे रखा है मास ऑफ पार्टिकल 2 kg। जो पार्टिकल का मास है वो 2 kg है। एफ टी कर्व दे रखा है, 0 पर वो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करता है और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी पूछी है। तो सोल्व करो इसको एक बार। देखो हम करते हैं अब। देखो बेटा, मैं कहूंगा एरिया अंडर एफ टी कर्व जो देगा वो देगा इम्पल्स, और इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व हमें कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, 4 सेकंड तक का एरिया निकालना है। मतलब सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है मुझे, आगे वाले एरिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है, 4 सेकंड तक की बात करनी है। तो इसमें एक ट्राइंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। या चाहो तो इसको हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड वो भी कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है। तो यह जाएगा हाफ इंटू बेस, तो हो जाएगा ये 2, हाइट हो जाएगा ये 10 प्लस रेक्टेंगल का आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा ये 2, ये साइड हो जाएगी 10 इज इक्वल टू इम्पल्स जो है वो डेल्टा पी के इक्वल आएगा। तो ये बन गया 10 और ये हुआ 20, 30 इज इक्वल टू डेल्टा पी, पी फाइनल ये हो जाएगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो 30 इज इक्वल टू मास हो गया 2 kg, वी फाइनल निकालना है माइनस वी इनिशियल हो गया 2, तो ये आ गया 15, तो वी फाइनल आ जाएगा 17 मीटर पर सेकंड। ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। बस हमें पता होना चाहिए कि इसको एफ टी कर्व से हमें क्या करना है। देखो जब भी कोई कर्व देता है तो एक बार सोच लिया करो कि इसका एरिया क्या बता सकता है, क्या हमारी एरिया इसका हेल्प कर सकता है, क्या इसका स्लोप हमारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे स्लोप तो डी एफ बाई डी टी, मुझे नहीं पता क्या होता है डी एफ बाई डी टी, लेकिन एरिया जो है वो एफ डी टी का इंटीग्रेशन वो मुझे पता है कि डेल्टा पी के इक्वल होता है, वहां का यूज करके मैं इसे सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नोट कर लो इसको, नोट कर लिया होगा बेटा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये ग्राउंड है बेटा, ठीक है। यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया u इक्वल टू 0 से, मतलब ड्रॉप कर दिया कितनी हाइट से। ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है सपोज 5 मीटर, 5 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये बॉल यहां से आएगी और यहां से टकरा के वापस जाएगी, यहां तक गई। वापस जो ये हाइट गई है, सपोज वापस ये
1.8 मीटर हाइट तक ये वापस रिबाउंड हुई है। ठीक है, क्वेश्चन चाहो तो लिख लेना बेटा कि एक बॉल को ड्रॉप किया है 5 मीटर हाइट से, ग्राउंड से टकराई है और टकरा के वापस रिबाउंड हुई है 1.8 मीटर तक। तो बोला है फाइंड impulse from ground if, ठीक है, impulse from ground पहला पार्ट, also find average force acting on ball if duration of collision is 0.2 सेकेंड। देखो इंपल्स पूछा है, मास दे रखा है, 2 kg की बॉल है, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, उसको 5 मीटर से रिलीज किया, टकराया, टकरा के रिबाउंड हुआ 1.8 मीटर तक गया, तो इंपल्स पूछा ग्राउंड से कितना लगा। दूसरी बात, ऑल्सो फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, मतलब इस 0.2 सेकेंड का कोलिजन टाइम है, मतलब जब तक इसके ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो है 0.2 सेकेंड। तो इतने टाइम में इस पे ऊपर एवरेज क्या फोर्स लगा है ग्राउंड से वो बताना है, एक्टिंग ऑन बॉल फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ऑन बॉल फ्रॉम ग्राउंड if contact time with ground is 0.2 सेकेंड। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट टाइम 0.2 सेकेंड दे रखा है। तो अब ऐसे केस में देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, उसमें मेरे को चाहिएगा मास और चेंज इन वेलोसिटी। तो मास तो मुझे दिया है, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी कब की। देखो इंपल्स ग्राउंड से पूछा है, मतलब जब वो ग्राउंड से कांटेक्ट में है उस टाइम पे कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो चाहिए। तो मतलब कोलिजन से पहले वेलोसिटी और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, इन दोनों का चेंज चाहिए मुझे। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं कहूंगा ये ग्राउंड पर जब टकराने वाली होगी ये बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी v1 है, और जब टकरा के वापस जा रही है तब इसकी वेलोसिटी v2 है, या v इनिशियल बोल देता हूं इसको, और इसको मैं v फाइनल बोल देता हूं। कोलिजन से जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी होगी। एक बार बताओ बेटा, यदि किसी h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। तो v इनिशियल जो होगा ये होगा √2g इंटू h हो जाएगा 5 मीटर, तो आ जाएगा 10 और g भी 10, तो ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसके बाद ये 1.8 मीटर ऊपर गई। तो एक तरीका तो ये है कि ये मेरे को देखो मैक्सिमम हाइट दे रखी है, तो यहां से यदि v फाइनल से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट होगी v फाइनल स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो फाइनल के लिए कहूंगा मैं v फाइनल स्क्वायर अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट होगी, दैट शुड बी इक्वल टू 1.8 मीटर। तो यहां से ये हो गया 20, ये हो गया 1.8, ये हो जाएगा 36। देखो v फाइनल स्क्वायर हो जाएगा 20, 18 टू जा 36, 3.6 आएगा ये, और g के साथ 36 बन जाएगा, तो v फाइनल हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि मैं वेक्टर फॉर्म में कहूं v इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म, तो ये है -10j कैप। ध्यान से देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा, क्योंकि मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ध्यान रखना मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लेनी पड़ेगी, क्योंकि चेंज को फर्क पड़ता है कि इनिशियल किधर थी और फाइनल किधर है। तो इनिशियल है नीचे की तरफ -10j कैप बोल दिया, और फाइनल को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये है 6j कैप। तो देखो डेल्टा P जो आएगा बेटा वो आ जाएगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म। डेल्टा P हो जाएगा इंपल्स के इक्वल, m हो जाएगा 2, ठीक है, v फाइनल हो जाएगा 6j कैप
माइनस ऑफ -10 j कैप। तो इंपल्स जो है वो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16। देखो ध्यान से, पहले नीचे की तरफ 10 थी, ऊपर की तरफ 6 हो गई। तो वेलोसिटी में जो चेंज है बेटा वो 16 का हुआ है, ना कि 4 का। सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ये भी निकाल लिया 10 मीटर पर सेकंड, ये भी निकाल लिया 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो चेंज है वो कहेंगे सर 10 था 6 हो गया, इसका मतलब 4 का चेंज। गलत बात। 10 था बेटा नीचे की तरफ, 4 आ गया ऊपर की तरफ। तो देखो पहले 10 वो खत्म हुई होगी नीचे की तरफ वाली, फिर दूसरी तरफ 6 वेलोसिटी आई होगी, तो 16 का चेंज होगा, तब जाके ऊपर की तरफ 6 से चलेगी। 6 का चेंज तो तब होता, सॉरी 4 का चेंज तो तब होता जब 10 नीचे की तरफ था और नीचे की तरफ भी 6 बच जाए तो, लेकिन ये ऊपर की तरफ 6 आया तो 16 का चेंज है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 16 और इंटू 2 32 जे कैप। ठीक है, मतलब इंपल्स की जो डायरेक्शन देखो प्लस में आया जे कैप, मतलब इंपल्स जो है ऊपर की तरफ लगा है। इस बॉल पे इंपल्स ऊपर लगा है, इसीलिए तो बॉल ऊपर की तरफ चलेगी, नीचे आती हुई। नीचे आ रही थी, ग्राउंड ने ऊपर की तरफ इंपल्स लगाया तो बॉल ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, तो इंपल्स हो जाएगा 32 जे कैप। सेकंड पार्ट में पूछा है, इसने पूछा है कि फोर्स कितना लगेगा। अब मैं देखो मैं कहूंगा कि F इज इक्वल टू होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P तो मैंने निकाल लिया, ये आ गया 32 जे कैप, और डेल्टा T कितना दिया है 0.2 सेकेंड। तो F वेक्टर विल बी इक्वल टू 0.2 तो 320 डिवाइड बाई 2 तो 160 न्यूटन, 160 जे कैप न्यूटन। मतलब फोर्स जो ग्राउंड से लगेगा, फोर्स फ्रॉम ग्राउंड, ये एफ जी बोल देता हूं, ग्राउंड से फोर्स, वो 160 न्यूटन लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, कुछ नहीं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से हमने डिवाइड कर दिया, ये फोर्स आ गया। कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में? नोट करो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया होगा बेटा? देखो मैं वेलोसिटी में चेंज के लिए कुछ बातें बता देता हूं। जैसे एक पार्टिकल m मास का पार्टिकल है, पहले v वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा था, ये इनिशियल है, और फाइनल जो है ये है। फाइनली ये ही पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जाने लग गया। तो इस केस में जो डेल्टा p आएगा वो देखो पहले mv इधर था, फिर mv उधर की तरफ हो गया, तो डेल्टा p जो आएगा वो 2mv आएगा। यदि वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो बेटा v फाइनल, देखो ये फाइनल mv उधर है, माइनस mv आई कैप, माइनस पहले का मोमेंटम इधर था पॉजिटिव, मैं इस साइड को प्लस एक्स बोल रहा हूं, इस साइड को माइनस एक्स बोल रहा हूं, तो फाइनल हो गया माइनस एक्स में, इसलिए माइनस आ गया। और ये माइनस वैसे फॉर्मूले है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वाला, और ये हो गया एम वी प्लस का आई कैप। तो देखो ये हो जाएगा -2mv आई कैप, ये मोमेंटम में चेंज है। ऐसे ही यदि बेटा देखो, यदि एक बॉल m मास की है, इधर चल रही थी, लेकिन फाइनली ये m मास की बॉल इस साइड में चलने लगी, v वेलोसिटी सेम है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। देखो तो इस बार जो डेल्टा p आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, ध्यान से देखो, p फाइनल माइनस p इनिशियल आएगा, p फाइनल हो गया mv j कैप, माइनस p इनिशियल हो गया mv आई कैप, ये इसका मोमेंटम में चेंज आ गया। यदि मैं डेल्टा p का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा √2mv, मतलब मोमेंटम में जो चेंज मिलेगा वो √2mv मिलेगा। ऐसे यदि बेटा m मास की बॉल है तो v से इधर आ रही है, और इसके बाद ये इस डायरेक्शन के साथ m मास की जो बॉल है ये थीटा एंगल से इधर आ गई, v से ही चल रही है। तो इस बार डेल्टा p क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, v का इधर कंपोनेंट आएगा v कोस थीटा, और इधर की तरफ आएगा v साइन थीटा। ठीक है, वैसे तो
मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी इधर है, मैं वेलोसिटी का चेंज सीधा निकाल सकता हूं, मैंने बताया हुआ है, तुम्हें याद हो तो। ये चीजें मैंने बताई हुई हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल थीटा से रोटेट हो गई। ध्यान से देखो, ये है v इनिशियल, ये है v फाइनल, ये भी v का है और ये भी v का है, और रोटेट कितने से हो गई? थीटा से। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन, याद करो बेटा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो b स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 2b स्क्वायर कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा को साइन थीटा बाई 2 के टर्म्स में लिखा था अपन ने। और याद करो यहां से जो डेल्टा v आया था वो आया था 2v साइन थीटा बाई 2, ये आया था डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा p का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2mv साइन थीटा बाई 2, 2mv साइन थीटा बाई 2, ये बन जाएगा डेल्टा p। ये देखो बेटा, मैंने वेक्टर में बताया था कि यदि एक वेक्टर है उसको थीटा से रोटेट कर दिया जाए तो चेंज इन वेक्टर जो होगा वो 2v साइन थीटा बाई 2, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब एक वेलोसिटी v है जिसको थीटा से रोटेट कर दिया तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 2v साइन थीटा बाई 2। और दोनों वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है वो ये आया है, दोनों का एडिशन जो होता तो वो आता 2v कोस थीटा बाई 2। ये दोनों मैंने बताया था स्पेशल केस लेकर के वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। ठीक है, तो डेल्टा पी आ गया 2mv साइन थीटा बाई 2। अब इस थीटा की वैल्यू रख के देख लेते हैं। थीटा मैंने 90 रखा तो ये वाला केस बन जाएगा, 90 रखा मतलब ये इधर आ जाएगा, तो 90 रखा तो उस केस में देखो थीटा 90 रखो, 90 बाई 2 45 बन जाएगा, साइन 45 क्या होता है? 1 बाई रूट 2, तो 2 से रूट 2 कैंसिल होगा तो रूट 2 बच जाएगा, तो रूट 2 एमवी आ जाएगा। यदि मैं इस वाला केस को चाहता हूं तो थीटा इस केस में 180 हो जाएगा, तो 180 रखूंगा तो 180 बाई 2 90 बन जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो 2 एमवी आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे हम, इसलिए वो डायरेक्शन तो हमें वैसे निकालनी ही पड़ेगी। कोई दिक्कत? डायरेक्शन निकालना है तो कुछ नहीं बेटा, ये v कोस थीटा v साइन थीटा किया है तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर लिख लो। देखो डेल्टा p वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल हो गया m v कोस थीटा आई कैप प्लस m v साइन थीटा j कैप, ये तो p फाइनल हो गया, माइनस p इनिशियल हो जाएगा m v इंटू आई कैप। तो डेल्टा p वेक्टर क्या आ गया? आई कैप एक साथ कर दो, एम वी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले ले तो ज्यादा बेटर रहता, पर कोई बात नहीं, ले लेता हूं। चलो माइनस कॉमन लिया, माइनस एम वी, तो ये 1 माइनस कोस थीटा आएगा क्योंकि 1 बड़ा होता है बेटा, इसलिए आई कैप प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप। तो ये देखो जे कैप में इतना, आई कैप में इतना, यदि एंगल चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर वाई वाला कंपोनेंट अपॉन एक्स वाला कंपोनेंट, इससे। ठीक है, तो ये कुछ केस हैं जो याद रख सकते हो, नोट कर लो। लिख लिया होगा बेटा? इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल m मास की बॉल है, इस बार ऐसे किसी एंगल पे आ रही है, यहां से थीटा एंगल, ध्यान रखना इस बार मैंने जो एंगल दिया हॉरिजॉन्टल से दिया है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल की तरफ बढ़ रही है, ऐसे जस्ट कोलिजन से पहले की बात है ये, और ये जो वेलोसिटी है v है, कोलिजन के जस्ट बाद ये इधर थीटा एंगल पे ही चली गई, और इस साइड में जो इसकी वेलोसिटी हुई है कोलिजन के बाद वो भी v है। मैग्नीट्यूड जो है दोनों तरफ, पहले भी v था और बाद में भी, लेकिन पहले थीटा से इधर आ रही थी, बाद में थीटा से इधर जा रही है। m मास की बॉल है, तो बोला है फाइंड इंपल्स फ्रॉम ग्राउंड, इंपल्स कितना लगेगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले की जो वेलोसिटी है इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, एक नीचे की तरफ और एक इधर की तरफ। ये थीटा एंगल है तो ये एंगल थीटा होगा बेटा, ठीक है, ये जेड फॉर्मेशन होगा, तो ये आएगा v कोस थीटा और ये आएगा v साइन थीटा।
ऐसे बेटा फाइनल की यदि बात करें तो इधर इधर कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है तो यहां से ये थीटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये आएगा v cos थीटा और ये आएगा v sin थीटा। तो मैं एक काम करता हूं, इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा mv cos थीटा, ये तो आई कैप में है, और माइनस जे कैप में है mv sin थीटा। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस जे कैप है। p फाइनल लिखोगे तो mv cos थीटा आई कैप में, लेकिन जो मोमेंटम है वो फाइनली ऊपर की तरफ हो गया, तो प्लस mv sin थीटा जे कैप। तो यदि मैं इंपल्स की बात करूं ऑन बॉल, वो होगा बॉल के मोमेंटम में चेंज, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो ये जो इंपल्स निकल के आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो बेटा, इसमें से माइनस करेंगे तो देखो आई वाला कंपोनेंट तो हट जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये देखो mv sin थीटा है, इसमें से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये 2mv sin थीटा आ जाएगा, 2mv sin थीटा, और डायरेक्शन आ जाएगी जे कैप। मतलब जो इंपल्स लगा है बॉल के ऊपर वो ऊपर की डायरेक्शन में लगा है, इसलिए तो बॉल देखो पहले नीचे जा रही थी किसी एंगल पे ऐसे, फिर ऊपर की तरफ जाने लग गई। एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं है, कोई मोमेंटम में चेंज नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इंपल्स आ गया, एक्चुअल में यही डेल्टा पी के इक्वल है, ठीक है ना, 2mv sin थीटा जे कैप। यदि हम बात करें फोर्स की, फोर्स ऑन बॉल फ्रॉम ग्राउंड की बात करें तो ये आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो मैं कहूंगा एफ बॉल विल बी इक्वल टू 2mv sin थीटा जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी यदि दे रखा होता तो मैं फोर्स भी बता देता। बेटा जितनी देर कम कांटेक्ट में रहेगा ग्राउंड के, उतने ही फोर्स जो है वो हाई मैग्नीट्यूड का होगा। तो एक्चुअल में क्रिकेट बैट के केस में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ग्राउंड की बजाय क्रिकेट बैट हो सकता है, यदि हम उसको ऐसे हिट करेंगे तो देखो ऐसे बोला रे किसी और एंगल में जा सकती है और सीधा सीधा वापस भी भेज सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में उसको हम भेजना चाहते हैं, किस एंगल पे वो उससे टकरा रही है। लेकिन केस वैसे ही बनेंगे, उसकी बॉल के मोमेंटम में चेंज लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और नेट मोमेंटम में चेंज आएगा, उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? ये कुछ इंपल्स वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, नोट कर लो, लिख लिया होगा। इसके बाद देखो हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। देखो फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया, थर्ड लॉ क्या कहता है? वैसे तो सभी का पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन के बारे में। ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी यदि एक फोर्स लगाया जाए तो वो फोर्स के एक्शन और रिएक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, और दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। तो पहले न्यूटन थर्ड लॉ में लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. अब इसको थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं, समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहले तो एक देखो, एक चीज पता होनी चाहिए कि बेटा जितने भी नेचर में फोर्स होते हैं, रियल फोर्स, हम बात कर रहे हैं रियल फोर्स की, ऐसा कोई इमेजिनरी फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक केस आएगा जो मैं आगे बताऊंगा इमेजिनरी वाला क्या होता है। ऐसे समझो कि अब हम बात कर रहे हैं रियल फोर्स की। तो बेटा जितने भी नेचर में रियल फोर्सेस होते हैं वो सारे फोर्स हमेशा एक पेयर में अप्लाई किए जाते हैं, मतलब एक्शन और रिएक्शन के एक पेयर में आते हैं फोर्स, अकेला फोर्स नहीं आता। मतलब यदि मैं इस बोर्ड को यहां से प्रेस करूंगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको प्रेस किया, ये बोर्ड भी मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है। यदि ये नहीं कर रहा होता तो ये उधर की तरफ मूव हो जाता है या कुछ भी है,
करता। यदि मैं इसको प्रेस करूंगा तो वो उधर से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेगा। यदि मैंने जैसे ये चोक रखा हुआ है, यहां से मैंने फोर्स लगाया, इधर मूव किया, तो ऐसा नहीं है कि मूव कर गया तो इसने मेरे पर वापस डायरेक्शन फोर्स नहीं लगाया, लगाया है। जितना फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, इतने भी अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाया मेरे ऊपर। मतलब एक्शन और रिएक्शन हमेशा दोनों एक साथ आएंगे, हमेशा लगेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे, इसी में नीचे थर्ड लॉ में लिखेंगे, every real force always every real force always comes in a pair. Every real force always comes in a pair of action and reaction. पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब हमेशा पेयर में आएगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं केवल एक्शन और रिएक्शन आए ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, इसी में अगले पॉइंट करके लिखते रहेंगे। पहला पॉइंट लिख दिया, एवरी रियल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन एक्शन और रिएक्शन पेयर में होगा। सेकंड पॉइंट देखो, एक्शन और रिएक्शन के बारे में यदि बात करें तो बेटा एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर एक्शन पहले होगा रिएक्शन बाद में आएगा, नहीं, हमेशा दोनों साथ में आएंगे, जस्ट एक साथ में। हम कह ही नहीं सकते कि कौन पहले आया, ये ध्यान रखना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर एक्शन पहले आना चाहिए, हमने बोर्ड को दबाया पहले हमने, नहीं, ये एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है, दोनों एक साथ होते हैं। एक फोर्स कभी एक बार भी नहीं आता है, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन आएगा, नहीं। दूसरी बात, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे हमेशा। एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। यदि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स किसी पे लगाया तो जो अपोजिट में फोर्स लगेगा वो भी 10 न्यूटन का ही लगेगा, अलग नहीं लग सकता। डायरेक्शन अपोजिट होगी। यदि एक को मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट जो है वापस मेरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मैंने ये एक ब्लॉक ले रख दिया, m मास का ब्लॉक। ठीक है बेटा, अब ये देखो, इस ब्लॉक को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है mg से, तो ये इस ग्राउंड को दबा रहा होगा नीचे की तरफ। तो यदि मैं ग्राउंड के ऊपर बात करूं तो नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो दोनों का अलग अलग डायग्राम बनाता हूं। ये ब्लॉक हो गया m मास का, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक ने नीचे की तरफ एक फोर्स लगा दिया, नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका बदला इसके ऊपर ले लिया गया, ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड ने फोर्स लगा दिया। ऐसे ऊपर की तरफ लगा दिया। ठीक है, इसको बोल सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर है ड्यू टू ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। ये ग्राउंड लगा रहा है इसके ऊपर, ये ब्लॉक लगा रहा है इसके ऊपर। बेटा दोनों जो हैं, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक के कारण निगेटिव होगा, और नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड के कारण। ऐसे हैं, दो वेक्टर हैं एक दूसरे के निगेटिव, इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक ग्राउंड पे लग रहा है तो दूसरा ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट करके लिखेंगे। ऐसा पहला पॉइंट करके लिख लेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन will always be of equal magnitude. Action and reaction will always be of equal magnitude, but in opposite direction. मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन always act on different object. एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब
एक यदि इस पे लग रहा है ग्राउंड पे तो दूसरा इस ब्लॉक पे लग रहा है, एक दूसरे को जो फोर्स लगाए थे उसके कारण ऐसा हो रहा है, एक इस पे लग रहा है दूसरा इस पे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा, आगे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे उसमें ये चीजें काम आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, both action and reaction come at the same time and for the same time, एक साथ आएंगे और बराबर समय के लिए आएंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम एंड फॉर द सेम टाइम, एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर समय के लिए एक साथ आएंगे। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक चीज और, अब यदि कोई पूछे कि सर हमें तो ये बताओ कि इसमें कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, कई बार ऐसा हो जाता है सर बताओ हमें तो कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, तो बेटा हम एक्शन और रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा फोर्स एक्शन है और कौन सा फोर्स रिएक्शन है। किसी भी एक फोर्स को एक्शन बोल सकता हूं तो दूसरा वाला उसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस ब्लॉक ने इस ग्राउंड को पहले दबाया या ग्राउंड ने ब्लॉक को पहले दबाया, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ब्लॉक कहेगा ग्राउंड बीच में आ गया, मैं तो नीचे जा रहा था ग्राउंड बीच में आ गया, ग्राउंड ने मेरे को धक्का दे दिया वापस, ब्लॉक कहेगा ही नहीं। ग्राउंड कहेगा कि मैं तो यहीं पे था, ये ब्लॉक मेरे पर आ गया। देखो दोनों कैसे कह देंगे कौन एक्शन है, ग्राउंड तो कहेगा ये ब्लॉक नीचे आ रहा जबरदस्ती, मैं तो यहां पे बैठा था, तो बोलो ब्लॉक ने मेरे को दबा दिया। ब्लॉक कहेगा नहीं मैं तो आराम से नीचे जा रहा था, लेकिन ग्राउंड बीच में आके मेरे को छेड़ रहा है। तो ये बात होगी, हम नहीं बता सकते कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ऐसे बोल दिया कि ये वाला फोर्स एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा, ये पेयर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना नेक्स्ट पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं बेटा ये हमेशा सेम नेचर के होते हैं। नेचर मैंने बताए थे फोर्स के, चार टाइप के नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये बताए थे। तो मतलब एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम नेचर के लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। तो लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन will always be of same nature. Action and reaction will always be of same nature. It means if action is a gravitational force, then reaction will also be gravitational nature. चेंज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहेगा, ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन रहेगा। ठीक है, नेचर भी चेंज नहीं हो सकता। ये भी लिख लेना, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दैट विच फोर्स इज एक्शन और विच इज रिएक्शन। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दैट विच फोर्स इज एक्शन और विच इज रिएक्शन। ठीक है, देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, हमें एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने हैं, अभी डायग्राम नहीं बनाया तो आप बना लेना। देखना ये ब्लॉक यहां रखा है ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने थे। तो हमने कहा कि देखो ये नॉर्मल एक्शन ग्राउंड के ऊपर लग गया और ये हो गया, दोनों एक्शन और रिएक्शन हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर तो एक फोर्स और लग रहा है, ध्यान से देखो, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है mg नीचे की तरफ। ध्यान से देखो, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg तो लगेगा ही लगेगा। इसका रिएक्शन कहां गया, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन कहां है? अर्थ के ऊपर तो ये तो नॉर्मल है, ये तो इसका रिएक्शन हो नहीं सकता। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ ऐसी है बेटा, ये बड़ा सा अर्थ है, इस पे देखो ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन ये लगा था ब्लॉक के ऊपर, अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ लग गया था,
लेकिन ये जो mg लगा था, मतलब अर्थ ने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा था, तो इसका रिएक्शन भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, और किधर की तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ। वो एक्चुअल में अर्थ के सेंटर पे लगता है ये। यदि अर्थ इस ब्लॉक को mg से नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये ब्लॉक भी mg से अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, ये जो है, ये दोनों, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल का रिएक्शन देखो, ग्रेविटेशनल है, ये इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, दोनों सेम नेचर के हो गए, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, इस पे नीचे तो इस पे ऊपर, डायरेक्शन भी अपोजिट है, सारी चीजें फुलफिल हो रही है। तो ऐसा डायग्राम, ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम है इसका, कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन और mg। यदि ये इसके ऊपर रेस्ट पे रखा हुआ है ना बेटा, तो ये दोनों जो हैं, mg और नॉर्मल रिएक्शन, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। mg तो नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और ये रेस्ट पे रह जाएगा, इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। ऐसा ही इस पे हो जाएगा, इस पे भी mg तो ऊपर लग गया और नॉर्मल रिएक्शन का नीचे की तरफ लग गया, तो ये भी रेस्ट पे रह जाएगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? ये है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसमें एप्लीकेशन करके लिख भी लेंगे बेटा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसको नोट कर लेना, काम की चीजें हैं बेटा, ऐसे 11th क्लास के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन, पहला लिखेंगे रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, रिकॉइलिंग ऐसे, देखो ये क्या चीज है, जब हम बंदूक से गोली फायर करते हैं तो गोली जब बाहर की तरफ निकलती है तो बंदूक के पीछे की तरफ झटका देके जाती है, उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग। मतलब पीछे की तरफ एक इंपल्स महसूस होगा, जैसे ही फायर करेंगे तो बंदूक पीछे की तरफ आई, क्योंकि गोली आगे की तरफ जा रही है। तो देखो, गोली आगे की तरफ गई तो वो अपना एक इंपल्स रिएक्शन पीछे की तरफ देके गई बंदूक के ऊपर, लेकिन गोली हल्की है तो उसको वेलोसिटी ज्यादा मिल गई, लेकिन बंदूक भारी है और हमने भी होल्ड कर रखा उसको, तो उसको पीछे की तरफ हमने जाने से रोक लिया। ऐसे ही कोई यदि तोप से गोला निकलता है तो भी उस केस में भी ऐसा ही है। ये हो गया रिकॉइलिंग ऑफ गन। रोविंग ऑफ बोट, रोविंग ऑफ बोट, जब हम नाव को तैराने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्टिक सा रखते हैं और उसको पीछे की तरफ पानी को पुश करते हैं, पानी को पीछे की जब पुश करेंगे तो नाव किधर मूव करेगी, आगे की तरफ। तो हमने एक फोर्स लगाया पानी के ऊपर, पानी ने अपोजिट में फोर्स लगाया, जिसके कारण हम चलने लग गए। और मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल भी बताया था कि हमने तो एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी चलने लग गई। ऐसा कैसे? एक्चुअल में ग्राउंड, जो पहिए होते हैं, पहिए इंजन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे इंजन उस पहिए को घुमाने की कोशिश करेगा, तो पहिए को जब घुमाने की कोशिश करेगा तो गाड़ी जो है, देखो नीचे वाला पॉइंट जो है, ध्यान से समझो, ऐसे पहिया एक ग्राउंड है, तो ये वाला पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करेगा, इसको पीछे की तरफ धकेलेगा ग्राउंड को। जब ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलेगा तो ग्राउंड बदला लेने कि गाड़ी को किधर धकेल देगा, आगे की तरफ, और वो चाहता है गाड़ी आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गई। एक एग्जाम्पल वो लिख सकते हो, रॉकेट प्रपल्सन, ये भी लिख सकते हो। रॉकेट प्रपल्सन, देखो ये क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, रॉकेट से हाई वेलोसिटी से गैस को पीछे की तरफ फेंका जाता है, देखा होगा धुआं धुआं से हो जाता है। एक्चुअली गैस पीछे की तरफ स्पीड से फेंकी जाएगी, तो उसका जो अपोजिट जो रिएक्शन आएगा, हमने गैस को पीछे की तरफ फेंका, उसका जो रिएक्शन है वो रॉकेट के ऊपर आएगा और उसको ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं रॉकेट प्रपल्सन। तो ये भी एक्शन रिएक्शन कह दो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये काम आ सकते हैं बेटा। गाड़ी का चलना भी लिख सकते हो। हम चलते हैं ग्राउंड पे, हम क्या करते हैं, यदि हमें आगे की तरफ मूव करना है तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देंगे, पीछे की तरफ धक्का देंगे तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ धक्का देगा और हम आगे चलने लग जाएंगे। तो इसमें भी क्या है, एक्शन रिएक्शन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमें याद रखने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।